नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां सरकार की एक रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच किसी भी समय देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक अलग से रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि तीसरी लहर कब पीक पर पहुंचेगी। महामारी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर पूर्वानुमान लगाने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में चरम पर होगी। वहीं तीसरी लहर को लेकर महू के शारदा नारायण हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। यह हॉस्पिटल आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। स्वास्थ्य सेवाओं में मऊ जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस हॉस्पिटल का बहुत नाम है। वहीं पैंडेमिक सर्वे में इसे देश के 15 अस्पतालों में से चुना गया है। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इस अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं हैं और मरीजों का भी यहां विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टर संजय सिंह ने कई बातें बताई है और ये भी कहा है कि जब तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर की बात की जा रही है तो किस तरीके से अपना ध्यान रखना है और अस्पताल जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल, उसमें क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर मरीजों के लिए की गई है। स्पेशली अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की है, इसकी भी जानकारी दी। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ये हॉस्पिटल है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। आधुनिक जो तकनीक होती है जिसके जरिए इलाज मरीजों का किया जाता है, चाहे वो पैंडेमिक के दौर में हो या फिर कभी भी, उसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी इस अस्पताल में की गई है। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पे। जी डॉक्टर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी, आवाज आ रही है। जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। और सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर पीक पर होगी, चरम पर होगी नवंबर में, और इसको लेकर सबसे पहले तो आप क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे? साधना न्यूज के जो हमारे दर्शक है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये आपसे पूछूंगी। और उसके बाद हम बात करेंगे शारदा नारायण हॉस्पिटल की कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और अत्याधुनिक यहाँ पर तकनीकें हैं जिसके जरिए मरीजों का इलाज किया जाता है। सबसे पहले तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर। जी, आज जैसे आपको सबको पता है कि तीसरी लहर की पूरी तैयारी चल रही है और पिछली बार जैसे सेकेंड लहर में हम लोग ऑक्सीजन की क्राइसिस से पूरा देश कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जितने पेशेंट्स थे उतनी तैयारी नहीं थी या उतना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस बार हम लोगों ने ऑक्सीजन की जो अपनी खुद की हॉस्पिटल में जो हमारा प्रोडक्शन था उसको काफी बढ़ा दिया। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितने भी अगर 150 बेडेड हॉस्पिटल है शारदा नारायण हॉस्पिटल, तो उसमें पूरा ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा और ऑक्सीजन सबको मिलेगा। दूसरी बात, हम लोगों ने स्टाफ को जो अगर प्रॉब्लम हुई थी, कुछ स्टाफ की जो क्राइसिस हो रही थी, स्टाफ को जो ट्रेनिंग है उनका ट्रेनिंग अभी से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कुछ को बैकअप में भी स्टाफ रखा है कि अगर कुछ स्टाफ हमारे बीमार पड़ जाते हैं या चाहे किसी वजह से स्टाफ नहीं आ पाते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने उनका बैकअप कर रखा है। तो उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है हमारे साथ। जिसे हम लोग की पूरी टीम है, डॉक्टर एकीकर सिंह जो इसके डायरेक्टर हैं, वो भी अपना लेके महिलाओं को और प्रेग्नेंट लेडी को और बच्चों के लिए भी जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है उनके जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुजीत सिंह जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो पूरी टीम को लेके अपना उनको ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। साथ साथ में उनको कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे आपको सैनिटाइजेशन करना है, कैसे एक दूसरे को ट्रेनिंग देना है, क्योंकि मरीजों के साथ साथ हमको स्टाफ को भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगर आती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। कई सारी रिसर्च हुई है, WHO का भी कहना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है, तमाम डॉक्टर्स भी जो कह रहे हैं कि नहीं, इसका असर बच्चों पर
नहीं पड़ेगा। तो तीसरी लहर को देखते हुए अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? अगर ये लहर, तीसरी लहर, अगर थर्ड वेव अगर बच्चों के लिए खतरनाक होती है तो इस स्थिति में क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? क्या कुछ उपकरण है या फिर किस तरीके से इलाज किया जाएगा? जी, हम लोगों ने जैसे तीसरी लहर की पूरी तैयारी से बच्चों के लिए एक आइसोलेटेड 25 बेडेड का एक पीको वार्ड हमने बना के रखा हुआ है, जिसमें कि सारी सुविधा रखी है बच्चों को। उसमें बच्चों के हिसाब से उस वार्ड को डेवलप किया गया है, जैसे कि स्माइली बना के बच्चों के लिए डॉल्स, गुड़िया भी रखा है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर ऐसे हो तो उनको, इनके पेरेंट्स को भी उनके साथ रखा जाए, आने जाने दिया जाए। तो एक अलग से आइसोलेटेड वार्ड हम लोग बना के उसकी पूरी तैयारी रखे हुए हैं, और अपने डॉक्टर्स ने भी उनके लिए अलग से हमने एक ट्रेनिंग, स्टाफ की भी ट्रेनिंग दे रखी है कि स्टाफ को कैसे ट्रेन करना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्योंकि बच्चों के साथ मदर फादर भी बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। कोई भी अगर किसी घर का बच्चा बीमार होता है तो सबको ये दिक्कत होती है। तो इस बार हम लोगों ने बच्चों के लिए पूरा एक अलग से वार्ड बना रखा है, और उस वार्ड को भी बड़ा सुसज्जित किया है। उसको एक जैसे रोटरी क्लब के द्वारा, हमने रोटरी क्लब के द्वारा भी उसको हमने पूरा उसकी साज सज्जा को करा रखा है। उसको ऐसा डेवलप किया है कि बच्चों का एक ऐसा माहौल है कि जिसमें बच्चे बहुत डिप्रेस ना हो, बहुत परेशान ना हो, एक अच्छे से माहौल में रहें। और जो स्टाफ भी हम जो ट्रेन कर रहे हैं, उन स्टाफ को उसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं जो काफी बच्चों को कायदे से हैंडल कर लें, बच्चों के साथ एक अच्छे से रहें। तो ऐसे ही मैच्योर स्टाफ या सीनियर स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है या ऐसा कोई तीसरी लहर आती है तो उसकी पूरी तैयारी साधारण हॉस्पिटल ने कर रखी है, और हमारी पूरी टीम है, उसके लिए हमने एक टीम गठित करी है जो पीडियाट्रिशियन के अंडर में हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं और तमाम क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर एकीका सिंह, ये पूरी टीम है जो इन लोगों को इनको गवर्न करेगी, उनकी ट्रेनिंग का इन्होंने जिम्मा ले रखा है। तो हमें उम्मीद है कि अगर इस बार तीसरी लहर आएगी तो हम लोग पूरी तैयारी से हैं, और अगर आती भी है लहर तो हम लोग कोई भी, हमें नहीं लगता कि कोई जान माल का नुकसान होने देंगे, जिस तरह से हम लोग तैयारी अपनी बना रखते हैं। डॉक्टर संजय, एक सर्वे में इस हॉस्पिटल को अगर हम बात करें, शारदा हॉस्पिटल की, जिससे हॉस्पिटल को सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों की श्रेणी में शामिल किया गया है, अपनी खूबियों के चलते, इलाज के चलते, प्रबंधन के चलते, स्टाफ के चलते। हाँ, देखिए इसमें सारे लोगों का योगदान है। जैसे कि जब एक कोरोना की लहर शुरू हुई तो उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ये मऊ एक छोटा शहर है, और सबसे पहले हमने खुद ही अपने अस्पताल को, कोविड अस्पताल में 120 बेड को हमने कन्वर्ट किया अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करके, क्योंकि हमें इतना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो हमने उसमें तुरंत उसको कोविड अस्पताल के रूप में कन्वर्ट किया, और प्रबंधन की जिम्मेदारी हम खुद इसको ले रखे थे, और साथ में हम सबसे आगे बढ़ के मरीजों की देख रेख किया। हम लोगों ने मरीजों को सबसे पहले उनके पास जाना शुरू किया, तब हमारे स्टाफ भी जाना शुरू किया, क्योंकि छोटे जगहों पे थोड़ा सा स्टाफ को भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत से लोग डरे हुए थे कि नहीं हमारे बच्चे हैं कि उनको संक्रमित ना हो जाए। और तो ऐसा एक पूरा पूल ऑफ स्टाफ की टीम बनाई थी, जिसमें कि इमरजेंसी में डॉक्टर एकीका सिंह जो सीनियर यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उनको जो महिलाएं आती थी या जो महिलाएं पैनिक होती थी उनको ट्रीट करना है, कैसे उनको समझाना बुझाना है, कैसे उनको एक मेंटल देना, पावर देना है। तो बहुत से हम लोग योगा का कार्यक्रम करते थे, उनके साथ पीपी किट पहन के योगा कैसे करना, उनका मेंटल हेल्थ का काफी हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि हमने देखा कि जो लोग अगर ये उस समय इतना डिप्रेशन में चले जाते थे, या किसी को पता चलता था कि हॉस्पिटल आ गया है और उसका ऑक्सीजन सिचुएशन अगर डाउन हो गया है, तो ऐसे लोग काफी परेशान हो जाते थे। मतलब उनको लगता था कि शायद अब बच नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को हम लोगों ने मॉर्टलिटी बचाई, क्योंकि उनको एक बूस्टअप मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला। डॉक्टर सुजीत हमारे जो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर एकीका सिंह को भी, जो हमारी पूरी टीम थी, इन डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करके पूरी अपनी टीम को आगे ले जाके लीड किया, और जिससे कि हमारे अधिक से अधिक पेशेंट्स जो हमारे रिकवर हुए। बिल्कुल। और हम लोगों ने डॉक्टर संजय डॉक्टर संजय, एक बहुत बड़ी हम समस्या ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि कई समाज में ऐसे बहुत सारे तबके होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, ऐसे तबके होते हैं जो कहीं ना कहीं इलाज से वंचित रह जाते हैं, और जब ऐसी स्थिति, वैसी विपरीत स्थितियां हमारे सामने होती है तो इनका इलाज होना, मतलब हम कह सकते हैं कि अस्पताल वाले मना कर देते कि नहीं, हम इलाज नहीं कर पाएंगे, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, या फिर पेमेंट
का भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, पहले पैसे दीजिए फिर आपका इलाज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का, ऐसे तबके का इलाज किस तरीके से इस हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, आज अगर जो पेशेंट ऐसे हैं, कुछ पेशेंट, अगर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको कि अगर किसी आर्थिक वजह से या कोई किसी की वजह से अगर उनको इलाज में दिक्कत है, तो हम लोग अपने ट्रस्ट के माध्यम से बहुत ऐसी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जैसे हमारा रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब भी तमाम इस तरह के काम करता है, जैसे कि जो पेशेंट्स को अगर उनको फंड मुहैया कराना, साधन वेलफेयर ट्रस्ट भी है जो इसमें ऐसे गरीब मरीजों की मदद करता है। तो हमारे तमाम एनजीओ हैं जो कि आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और उनसे हम डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। तो जो भी ऐसा पेशेंट आता है जिसमें कि हमको लगता है कि इनको किसी वजह से अगर इलाज नहीं करा पाएंगे, तो उसमें ऐसे पेशेंट्स को हम लोग तुरंत जो है उनसे ट्रस्ट के माध्यम से उनका इलाज करते हैं। और हम इवन हॉस्पिटल भी देखता है कि अगर पेशेंट मान लीजिए कुछ दिन हम एडमिट किया, उसके बाद पेशेंट की स्थिति पैसे में देने में असमर्थ है, तो अस्पताल उसका खुद खर्च वहन करने के लिए उसके आगे आता है, कि कोशिश करता है कि हम आगे बढ़ चल के पेशेंट ठीक हो जाए। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और वो हमारे लिए भी एक सफलता का अंतिम पड़ाव होता है। अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ, वो अगर पूरा अच्छी तरह से नहीं ठीक हुआ, तो हमारे लिए भी वो खुशी नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि मरीज को किसी भी तरह से उसको ठीक किया जाए। अगर उसको, ये हमारा अस्पताल का शुरू से मोटा रहा है कि पैसे के अभाव में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। तो हम मरीज से कहते हैं कि आप जितना आप कर सकते हैं करिए, नहीं तो हम तमाम एनजीओ के माध्यम से या साधारण हॉस्पिटल खुद आगे बढ़ के इसका इलाज करेगा। और अब तक हमने बहुत से मरीजों का, इसके कोविड काल में भी ऐसे बहुत से पेशेंट थे जिनके परिवार के 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग एडमिट थे, उनका हम लोगों ने इलाज किया अपनी संस्थाओं के माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से। तो अब बहुत से लोग हम लोग साधारण हॉस्पिटल में, इसीलिए जो भी पेशेंट आया उसमें कि 95% से अधिक उनकी रिकवरी रेट थी। और इसीलिए WHO और सेमी ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि जैसे जो गाइडलाइंस पे, जो प्रोटोकॉल्स के साथ हम लोग काम कर रहे थे, जिस हिसाब से हम लोगों का कार्य था एक छोटे शहर में होने के बावजूद, जो रिकवरी रेट थी और जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहा था, तो हमारे यहाँ आसपास के बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ के तमाम डिस्ट्रिक्ट, इवन कोई बनारस से मरीज, कुछ गाजियाबाद से, दिल्ली से भी कुछ किसी के जानने वाले थे पेशेंट, वहां तक के आके एडमिट हुए। तो ऐसे हम लोगों को भी अच्छा लगा कि अगर हम लोगों ने कुछ उसमें पेशेंट के साथ खुद जाके कई बार अटेंडेंट्स को भी पीपी किट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको ले गए, जिससे कि उनका फैमिली बूस्टअप बहुत अच्छा रहा। तो एक इमोशनल जो हम लोगों ने पेशेंट को, एक अटेंडेंट को इमोशनली पेशेंट के साथ रखा, उससे हमने देखा कि रिजल्ट पे काफी असर आया और लोगों का एक विल पावर, जो बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत आगे बढ़ी। और इसमें हमारे रिकवरी रेट बहुत अच्छे रहे और हम लोग को भी मतलब बहुत अच्छा लगा। कुछ हमारे स्टाफ जरूर मतलब कुछ बीमार हुए, लेकिन हमने बहुत से, कोई ऐसा कैजुअलिटी नहीं हुई। सारे स्टाफ से लेकर सभी लोग हम लोग सुरक्षित रहे। ये हम लोग की मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसका श्रेय मैं पूरे अपनी टीम को, डॉक्टर एकीका, डॉक्टर सुजीत और पूरे जो साधन है हमारे मेडिकल अफसर सबको देना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर संजय, किसी भी इंसान की अगर हम बात करें, किसी भी संस्था की अगर हम बात करें, चाहे हम शारदा नारायण हॉस्पिटल की बात करें, तो टीम वर्क के बिना कोई भी इंसान सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसके गुणों को विशेष रूप से अगर हमें हाईलाइट करना है तो एक टीम वर्क है। चाहे हम अपनी पर्सनली बात क्यों ना करें, अगर हमें अच्छे गुण है तो वो किसी न किसी जरिए से ही बाहर निकल कर आ पाते हैं। और सेम ये कंडीशन अगर हमने देखी तो शारदा नारायण हॉस्पिटल के साथ भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के समय में आप लोगों ने काम किया, एक टीम वर्क पूरा यहाँ पर मिलजुल कर काम किया और यही वजह है कि आज वो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों की श्रेणी में है। अच्छा, कितना स्टाफ यहाँ पर सर है, ये भी जरा आपसे जानना चाहेंगी। और कोविड के अलावा कौन कौन से ऐसी जटिल बीमारियों का इलाज भी यहाँ पर अच्छे से और सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाता है? देखिए, हमारे एक जैसे पहला ऐसा हॉस्पिटल था, मऊ एक छोटा शहर है, आपको पता है बनारस और गोरखपुर के बीच में स्थित है। तो सारदा नारायण जब ये इसका 2011 में इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, तो फर्स्ट हॉस्पिटल था जो कि यहाँ पे पहला आईसीयू का स्टार्ट किया, पहला डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किया, पहला सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस की, क्योंकि छोटे शहरों में यहाँ पे मरीज बनारस या गोरखपुर जाता था, जिसमें से अधिक मरीज जो है रास्ते में बिना सुविधा के अभाव में दम तोड़ देते थे। तो शारदा नारायण की जो नींव रखी गई वो इसीलिए रखी गई कि आसपास बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में कोई ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था जहाँ की किसी व्यक्ति को एडमिट करके या किसी मरीज को एडमिट करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इसकी जब 2011 में शुरुआत हुई, आज से 10 साल पहले,
तो यह पहला सब कुछ पहला था, आईसीयू का कोई मतलब नहीं समझता था, तो आईसीयू से स्टार्ट किया गया और जो बनारस और गोरखपुर से मतलब 1/4 रेट्स में हम लोग ने काम शुरू किया, क्योंकि यहाँ की जो पेइंग कैपेसिटी थी मरीजों की उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम लोग अपने सीमित साधनों में और कोशिश किया कि नहीं, मरीज को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी दवा देके एक रीजनेबल कॉस्ट पे उनका ट्रीटमेंट किया और देखा कि जब धीरे धीरे आसपास के मरीजों की जान बचने लगी, फिर उसके पहला डायलिसिस किया। आज इस समय इस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी के सारी ब्रांचेज हैं, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर रुपेश सिंह न्यूरो सर्जरी में है, जो बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर राहुल कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जो कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट से लेके नी रिप्लेसमेंट और सारा कुछ करते हैं। रुपेश भी कोई भी ब्रेन ट्यूमर से लेके हेड इंजरी से लेके सारी सर्जरी करते हैं। तो एक छोटे शहर में हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी डॉक्टर्स है वो इन हाउस है, वो 24 आवर अवेलेबल है, हॉस्पिटल में रहते हैं। तो रात में अगर 12-1 बजे भी किसी को जरूरत पड़े, 2 बजे भी सर्जरी की जरूरत पड़ती, तो हॉस्पिटल की पूरी टीम रहती है। डॉक्टर सुजीत एक क्रिटिकल केयर का 35 बेडेड आईसीयू सेटअप है, जो कि डॉक्टर सुजीत उसको हेड करते हैं। डॉक्टर एकिका सिंह जो पहला आईवीएफ सेंटर यहाँ पे शुरू किया, इंदिरा आईवीएफ से कोलैबोरेट करके 5 साल पहले, आजकल 2000 से अधिक बच्चों को उन्होंने आईवीएफ निसंतानता को एक जीवन दे रखी है। तो इस तरह करके आप सोचिए कि मऊ जैसे शहर में सारी सुविधाएं हैं, पीडियाट्रिक्स से लेके सुपर स्पेशलिटी में यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग डायलिसिस डेली आयुष्मान से, गरीब मरीजों का आयुष्मान से कम से 5 से 6 मरीजों का डेली डायलिसिस होती है। और जो आसपास में जो लोग पहले इलाज के अभाव में चाहे बनारस और गोरखपुर रास्ते में जाके दम तोड़ देते थे, ऐसे मरीज अब हम लोग यहाँ, ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जो समय के, जैसे आप जानती हैं कि मरीजों को समय अगर 2 घंटे 3 घंटे में किसी भी सीरियस मरीज को अगर इलाज नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा रहता है। फिर बाद में टाइम इज ए ब्रेन टाइम, उसको बचाना मुश्किल होता है। तो हम लोग उसको सबको एजुकेशन का काम किया, साधन हॉस्पिटल ने सबको ये बताया कि समय से अगर आप आ जाएंगे तो आपका जल्दी इलाज हो जाएगा और पैसा भी खर्च कम होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने सारी सुविधा छोटे शहर में मुहैया करी और एक रीजनेबल कॉस्ट पे मुहैया करी। और आज इस बात की बड़ी खुशी होती है कि आसपास के बहुत से, इस अस्पताल के बाद बहुत से और भी हेल्थ सेक्टर में कुछ अस्पताल आए जो इन्होंने फॉलो किया, काम किया। तो इससे आम मरीजों को जो कि बनारस, दिल्ली, बम्बई, लखनऊ जाते थे और छोटी छोटी बीमारियों के लिए आने जाने में उनका इतना पैसा खर्च हो जाता था, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता था, सही सलाह नहीं मिल पाती थी। ऐसे मरीजों को हम लोगों ने सही सलाह दे के पूरी टीम वर्क करके, क्योंकि ये एक पूरी फैमिली का एक, जैसे आपने टीम वर्क की चर्चा की, उसमें हमारी वाइफ डॉक्टर एकिका सिंह है जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर सुजीत हमारे छोटे ब्रदर हैं जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। ये पूरी अपने, उनके साथ पूरी डॉक्टर रुपेश न्यूरो सर्जन, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर गौतम पीडियाट्रिशियन, ये सब इन हाउस डॉक्टर हैं। और ऑन कॉल भी तमाम डॉक्टर हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट आते हैं। तो ये सारे मिलके एक छोटे शहरों में हम लोगों ने, जहाँ पे हेल्थ की वास्तव में हेल्थ सेक्टर की जरूरत थी, उसको पहले डेवलप किया और एक लोगों को एक मानक बनाया कि कैसे आप काम कर सकते हैं। और NABH अप्रूव्ड हमारा हॉस्पिटल है, ये पहला NABH अप्रूव्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल इस मऊ में है। तो हम लोगों ने सारे मानकों को पालन करते हुए इस अस्पताल का यहाँ पे किया। और इसका मेन उद्देश्य है कि जो छोटे शहरों में लोग जो समय के कारण या पैसे के अभाव के कारण या उनको ना जानकारी की वजह से जो लोग दम तोड़ते थे, वो लोग आज उनकी जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर संजय, और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भी, साधना न्यूज से जुड़ने के लिए। और हमारी भी यही शुभकामना है कि आप और ये अस्पताल और पूरा प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, शारदा हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो पूरी तरीके से तीसरी लहर की अगर हम बात करें या फिर कभी की भी हम बात करें, नॉर्मल दिनों की भी हम बात करें, तो ये अस्पताल इसी तरीके से तरक्की करे और इसी तरीके से प्रबंधन जो है वो काम करे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और इस अस्पताल में मरीज आए और स्वस्थ होकर भी जाए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।